अध्यात्म से ऊपर उठकर हमें आध्यात्मिक विज्ञान को अपनाना चाहिए, यानी हमें ऊर्जा का विज्ञान अपनाना चाहिए, ध्यान विज्ञान अपनाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का पत्री जी अमृतोत्सव कार्यक्रम के तीसरे दिन में। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि ये कार्यक्रम हम 21 से 25 लाइव लेकर आएंगे, तो आज इस कार्यक्रम का तीसरा दिन है और 2 दिन अभी और शेष है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि 24 जुलाई को ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अपने भौतिक देह को त्याग कर ब्रह्मलीन हुए थे और 25 जुलाई को इस वर्ष महाअवतार बाबा जी का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो इस अवसर का लाभ उठाए, अपने सवाल हमसे पूछे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाइव लेकर आए हैं, जिसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं, पत्री जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी कोई भी बात कविता, गीत या शायरी के रूप में हमारे साथ शेयर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे साथ इन 5 दिन में अलग अलग मास्टर्स मौजूद हैं और आज तीसरा दिन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर अलेख्या शास्त्री जी, जो अभी फिलहाल पीएमसी हिंदी चैनल के एमडी पद पर कार्यरत है। अलेख्या मैम लगभग 15 सालों से ध्यान कर रही हैं। अभी वो ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, लेकिन साथ ही पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से पत्री सर का जो संकल्प था घर घर में सत्य का दर्शन कराना, इसमें अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं, पूर्ण रूप से घर घर तक सत्य को पहुंचाने में सहायता कर रही हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अलेख्या मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते नम्रता, मैं ही नहीं, हम सब साथ मिलकर ये संकल्प पूरा कर रहे हैं। जी मैम। मैम, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हमें ध्यान विज्ञान को अपनाना चाहिए, तो मैं इसी प्रश्न से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी कि पत्री सर ने भी आध्यात्मिक विज्ञान को समझा, लेकिन बहुत से लोग आजकल स्पिरिचुअलिटी और साइंस को रिलेट नहीं कर पाते। बहुत लोग प्रैक्टिकल है कि उन्हें साइंटिफिक चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। तो अध्यात्म को हम साइंटिफिकली कैसे देख सकते हैं, क्या रिलेशन है दोनों का? डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। तो स्पिरिचुअल, साइंस। साइंस क्या कहता है? आप ऑब्जेक्टिवली हर एक चीज को प्रूव करते हैं लॉजिक के माध्यम से। सो फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि पानी को एक टेम्परेचर पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा के रखते हैं तो वो पानी का जो फॉर्म है वो बदल जाता है स्टीम के माध्यम से। तो हमें पता है कि ये हमने प्रूव कर लिया है कि 100 डिग्रीज इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर बियॉन्ड विच वाटर अपना फॉर्म चेंज करता है। वैसे ही साइंस का जो फंडामेंटल बेसिस है वो यही है कि हर एक चीज को प्रूव करने के लिए लॉजिक के माध्यम से, अपने मन के स्तर पर लॉजिक के माध्यम से वो प्रूव करता है। अब वही चीज अगर मैं बताऊं कि हमें पता है कि ग्रीन का कलर, अगर हम कोई भी कलर देखना चाहते हैं तो वो कलर, साइंस कहता है कि वो कलर अब्सॉर्ब हो जाता है, वो सारे कलर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं और जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही हमें वो कलर दिखता है। दिस इज व्हाट साइंस इज। बट अगर मैं आपको पूछूं कि आज जो मैं ये लाल रंग का कुर्ता पहन रही हूँ, क्या ये लाल आपके लिए कैसे है, मेरे लिए कैसे है? तो इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, सब्जेक्टिवनेस। आपके अनुभव और मेरे अनुभव, भले हम बोले वो सेम चीज, पर आप उस शब्द को कैसे समझते हैं, आपकी जीवन काल परिस्थिति के अनुकूल, आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कलर, कोई भी परिस्थिति या कोई भी सिचुएशन या कोई भी भावना, कोई भी विचार को जैसे आप अपने जीवन में उसको अपनी बुद्धि के अनुसार उसको परखते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है। जहाँ साइंस सिर्फ शरीर और मन के स्तर पर रुक जाता है, आध्यात्मिकता शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ के रखता है। और जब हम आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ जोड़ देते हैं तो हम सही मायने में जो मूल उद्देश्य, जो मूल कारण है पूरे सृष्टि का, कि हम सब मूल चेतना है, कॉन्शियसनेस है, हम अवेयरनेस है, उस आत्मा, उसको अपने आत्मा के स्तर पर समझ सकते हैं। तो पत्री सर एक पायनियर रहे हैं, क्योंकि नवयुग के इस 21वीं सदी में जो अभी हमारे लिए ज़रूरत है कि बहुत पूरी इंसानियत अभी विज्ञान के तौर पर बहुत माइंड के स्तर पर आगे बढ़ रहा है, उसको हम आध्यात्मिकता के स्तर पर जोड़ने के लिए, जो आध्यात्मिकता को विज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसे नवयुग के युग पुरुष हैं पत्री जी। सो ये है आध्यात्मिक विज्ञान। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि क्या आध्यात्मिक विज्ञान होता है। मैम, पत्री जी ने हमें पिरामिड दिया। मैम, इसके पीछे का साइंस भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन पिरामिड का उपयोग करके क्या पिरामिड के पीछे उन्होंने साइंस देखी? डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक सर स्वाध्याय को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं। तो पत्री सर को 1982 में
वो एक लाइब्रेरी में थे, एक पब्लिक लाइब्रेरी में थे, और वहाँ पर उनको एक बुक मिली, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स बाय बिल स्कल्स एंड एड पेटिट। तो पिरामिड के ऊपर जो प्रयोग किए जा रहे थे वो बहुत बहुत समय से किए जा रहे थे। तो ये बुक 1982 में नहीं 1970s में पब्लिश हुआ था। तो इस बुक में लिखा गया था पूरे डिटेल में कि पिरामिड किस एंगल में, किस साइंस के उपयोग करते हुए पिरामिड्स को हम एनर्जी के साथ जोड़कर अलग अलग चीज़ों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पत्री जी ने भी सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो इसलिए पीएसएसएम में स्वाध्याय और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों स्तर पर बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो पिरामिड्स का जब उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, उन्होंने ये देखा 3 मेजर प्रॉपर्टीज होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को या कोई भी कार्य को जब आप पिरामिड के नीचे करते हैं तो उसमें 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा, एफिशिएंसी या शक्ति बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर टमाटर पिरामिड के नीचे रखें या बाहर रखें, जो टमाटर पिरामिड के नीचे है उसका जीवन काल लंबे समय तक है, वो जल्दी सड़ता नहीं है। वही अगर आप बाहर रखें तो उसका डीकेइंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। वैसे ही टमाटर तो ठीक है, हम खाने वाली चीज़ है। अगर हम रेजर ब्लेड्स को भी, और मैंने खुद प्रयोग किया है, अगर आप मोबाइल फ़ोन को पिरामिड के नीचे और बाहर रखते हैं तो उसका चार्ज और उसकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ, मोबाइल जो पिरामिड के नीचे रखा है या ब्लेड उसके नीचे रखा है, वो ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो पिरामिड्स ना केवल, अगर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो लेसर लिविंग ऑब्जेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं अरे इसमें तो जीव नहीं है करके, अगर उस ऑब्जेक्ट में ही अगर इतना ज़्यादा ऊर्जा वो बढ़ा सकता है, तो जैसे ये हमारा जो शरीर है, जो ऊर्जा का भंडार है, उसको जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं या सिर्फ उस पिरामिड का प्रयोग करते हैं, उस पिरामिड की ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर फास्टर हीलिंग होता है, फास्टर जो लाइफ फोर्स है उसमें 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं, हम ध्यान की अवस्था में भी बहुत आसानी से जा पाते हैं। यस जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप अभी हमें कॉल करें, अपने सवाल हमसे पूछें, आप अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस मौके का ज़रूर लाभ उठाएं, कॉल करें, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, आपने पिरामिड के पीछे की साइंस बताई, तो पीएसएसएम में आने से पहले मैम, जैसे हमने आपकी आत्मा की यात्रा देखी और आपने बहुत सारे कार्यक्रम में शेयर किया है कि आप बहुत रिबेलियस थे, आप नहीं मानते थे इन चीज़ों को। तो मैम, पीएसएसएम का ऐसा कौन सा सिद्धांत था या फिर पत्री सर की ऐसी कौन सी बात थी जिससे आप अट्रैक्ट हुए और पीएमसी हिंदी आज चला रहे हैं और घर घर में सत्य का दर्शन में सहयोग कर रहे हैं? एक्चुअली अगर मैं सबसे पहले बोलूँ तो मैं प्रभावित हुई थी पीएसएसएम में सज्जन सांगत्य का जो सिद्धांत है। पहली बारी भानु प्रसाद सर हैं, अभी गुरु पूर्णिमा बस बीता था, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज पीएसएसएम में वो भानु प्रसाद सर बहुत प्रभावित हुए थे पत्री जी से। वो भी एक छोटे से गांव में एक स्कूल के टीचर थे, उनको हिंदी भी नहीं आती थी, बट उनको ध्यान से इतना लाभ मिला कि वो दिल्ली जैसे एक नगरी में, जहाँ पर हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है, भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने के लिए, उन्होंने हिंदी भाषा में आके प्रचार करने का ठाना। तो जब उनका मैंने भानु प्रसाद जी का अनुभव सुना तो मुझे लगा ऐसे क्या उनको मिल रहा है ध्यान के माध्यम से। मैं ध्यान से प्रभावित उतना नहीं हुई थी जितना उनके अनुभव से, कि उनको क्या ऐसे मिल रहा है ध्यान से ताकि वो दिल्ली आकर वो प्रचार करना चाहें। तो सिद्धांत के माध्यम से अगर मैं बोलूँ तो वो सज्जन सांगत्य है। और अगर भानु प्रसाद सर ऐसे इंसान थे कि वो इतने साधारण, सिंपल, हम्बल, विनम्रता से हर एक कार्य कर रहे थे, मैं सोचा कि इनको जिन्होंने सिखाए वो कैसे होंगे। तो जब मैं पहली बारी पत्री सर से मिली थी, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स तो बहुत पहले मिले थे, जब मैं पत्री सर से पहली बारी मिली थी, उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल ध्यान की कोई बात ही नहीं की थी। मैं उस समय बहुत बुक्स पढ़ती थी, मुझे इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद था, तो पत्री जी ने मेरे साथ जब कॉन्वर्सेशन किया था, उन्होंने आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। मुझे साइकोलॉजी का बहुत शौक था, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत शौक था, तो उन्होंने मेरे मन को एज अ फ्रेंड की तरह मेरे साथ दोस्ती करना शुरू किया। तो अगर दूसरा चीज़ जो मुझे पीएसएसएम में बहुत अच्छा लगा है कि कोई भी आपसे बड़ा या छोटा या सीनियर या जूनियर नहीं है, वो हाँ अनुभव में आपसे ज़्यादा हो सकता है, बट जो मैत्री भाव है कि हर एक में फ्रेंडशिप इज, वी आर फ्रेंड्स विथ एवरीवन, हर एक जीव कोटि प्राणी के साथ हम दोस्ती निभाते हैं, वो चीज़ मुझे पत्री जी में बहुत अट्रैक्ट किया। तो पत्री जी सबसे पहले मेरे दोस्त बने और फिर धीरे धीरे जब मेरी खुद आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ी, मुझे समझ में आया कि वो दोस्ती निभाते निभाते वो मेरे गुरु बने।
जी, मतलब आपको इस चीज़ से अट्रैक्ट हुआ कि पत्री सर जो हैं वो बाकी गुरुओं की तरह नहीं है, और साथ में यहाँ पे कोई महाराज हम वर्ड यूज़ नहीं करते, हम पत्री जी को पत्री सर कह के बुलाते हैं, तो ये चीज़ आपको अट्रैक्ट करी। तो मैम, जब अब आपने बताया कि पत्री सर आपके दोस्त बन गए, तो उसके बाद के कुछ अनुभव, कुछ ऐसे अनुभव जो आपको दिल को छू गए, जो हमेशा आपको याद रहते हैं? एक अनुभव मुझे याद है कि हमारे नाना जी का डेथ हुआ था, हम हैदराबाद में गए थे, तो 2 दिन हो गए थे हैदराबाद में आए। तो आई थिंक हमारे मामा जी ने या मॉम ने पत्री सर को बताया कि सर हम दिल्ली हैदराबाद आए हुए हैं। पत्री सर भी उस समय हैदराबाद में थे, एंड बताकर उन्होंने कहा कि यस मेरे पिताजी ऐसे गए। तो इमीडिएटली पत्री सर ने बोला मैडम मैं आपके घर कल आऊँगा करके। तो हमें भी ऐसे लगा कि सर यूजुअली ऐसे किसी के घर में क्यों जाएंगे, वो हमें भी थोड़ा ऑड लगा, बिकॉज हमारे घर पे कोई ध्यान सत्र नहीं है कि हम सर को इनवाइट कर रहे, बोल रहे सर आइए ध्यान कराइए करके। तो वहाँ पर सब हम ऑलरेडी हम समझ गए थे, हमारे घर में ऐसे ही माहौल था, बिकॉज हमारे नानी जी जब गए थे, धीरे धीरे हम PSSM में आ गए थे, तो हम मृत्यु को भी सेलिब्रेट करना सीख गए थे। बट ऐसे हम कर रहे थे, बट हमारे बाकी परिवारजन जो थे वो नहीं कर रहे थे पूरी तरह से ध्यान उस समय। बट पत्री जी ने कहा कि हम आपके घर आएंगे, मैं ज़रूर आपके घर पर आऊँगा। तो हम सब इंतज़ार कर रहे थे, और मुझे अभी भी याद है पत्री सर एक वाइट कुर्ता पहन के जब, और मेरे नानी का घर है तो मैं बचपन से ही उसी घर में रही हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत यूनिक मोमेंट था कि माय फ्रेंड जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, वो मेरे सबसे ओल्डेस्ट मेमोरीज के साथ जोड़कर वो स्वयं घर आए। तो उस दिन पत्री सर ने ऑफ कोर्स फ्लूट बजाया, सबसे मिले, सबके स्टूपिड क्वेश्चंस के भी आंसर दिए, और फिर जाते जाते उन्होंने मुझसे और अमूल्या से पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो। हम सर को बोले थे सर पूरा दिन हम यहीं पर बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे लोग, हम बोलते हैं ध्यान के बारे में करते नहीं है, तो हम ऐसे ही बैठे। तो सर ने बोला टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock मीट मी, स्पेंड द डे विथ मी, मेरे साथ पूरा दिन बिताओ। तो अगले दिन एक गुरु के साथ एक पूरा 24 आवर्स बिताकर वो समय का कैसे सदुपयोग करते हैं, हर एक के साथ कैसे विनम्रता से दोस्ती निभाकर अपना कर्तव्य निभाते हुए इतने सारे कार्यों को कंप्लीट कर सकते हैं, वो एक दिन में मैंने देखा। हम सुबह 8 बजे निकले, बाय 8 o'clock ही हैड ब्रेकफास्ट, ही हैड 3 मीटिंग्स। उन्होंने वो तेलुगु मैगजीन का एडिट कर चुके थे। वहाँ से हम पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के पार्टी मीटिंग में गए, वहाँ पर ऑलमोस्ट 150 लोग थे। वहाँ पर पत्री सर ने उनके लिए 2 आइटम्स खाना बनाया लंच टाइम तक, खाना सबको पहले परोसा। फिर पिरामिड रेडियो उस समय कार्य हमारा चलता था, तो रेडियो में 3 डॉक्यूमेंट्रीज का उन्होंने रिव्यू किया, एक शो का उन्होंने अपने इनपुट्स दिए। फिर वहाँ से हम गए थे स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस। साथ ही साथ जब गाड़ी में जहाँ पर जा रहे थे, हर एक माँ से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को वो बोलते थे अच्छा इनको कॉल करो मैं उनसे बात करता हूँ, इनको कॉल करो इनसे बात करता हूँ। सबको हाय हेलो क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग करके मोटिवेट करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए हम स्पिरिचुअल इंडिया के ऑफिस पहुँचे। वहाँ पर पत्री सर को मिलने के लिए इतने सारे लोग आए, और फिर रात को जब पत्री सर हमें उनके घर लेके गए, उन्होंने बस मुझे अभी भी याद है, बिकॉज वो उस साल के बाद वो पत्री सर का बचपन का घर था, एंड वो उसको रेनोवेट करने वाले थे, वो तोड़कर अपार्टमेंट बनने वाले थे। तो हम ऐसे बैठे हुए थे एक झूले पर, एंड पत्री सर सडनली पिक्ड अप द फ्लूट, अमूल्या गाना गा रही थी, और बस मुझे वो वातावरण याद है कि बस एक आत्मबंधु के साथ, एक दोस्त के साथ अमूल्या और मैं कैसे ब्यूटीफुली टाइम स्पेंड किए। 24 घंटे में आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं, परफेक्टली अपने समय का सदुपयोग करना, वो 24 आवर्स में हमने सीखा था पत्री सर से। वो मेरे लिए एक बहुत यादगार मोमेंट है, बिकॉज आज भी जब मैं लोगों से सुनती हूँ कि नहीं मैम समय नहीं है ध्यान करने के लिए, या छूट गया मुझसे वो कार्य, तो यही समझ में आता है कि जो पत्री सर कहते हैं 24 घंटे में हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस करते रहना है अपना निरंतर कार्य। वो पत्री सर ने हमें वो पूरे 24 आवर्स में करके दिखाया। So that for me was a very memorable moment. जी मैम, जो आप अभी बता रहे हैं ये पत्री सर के एक कॉन्सेप्ट में से एक है, 24 आवर्स कॉन्सेप्ट, और हम यही कोशिश करते हैं कि पत्री सर का जो इतना सारा ज्ञान है, एक्चुअली ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो लोगों तक सीमित है, मतलब जो उनके साथ जुड़े हुए थे उन तक सीमित है। तो अब हम ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, पत्री जी ज्ञान भंडार, तो उसमें हम यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। जी, तो मैम जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की बात अगर हम करें, तो एक व्यक्ति
कब ये मान सकता है कि वो स्पिरिचुअल हो चुका है, कि वो स्पिरिचुअलिटी में आ चुका है? ये क्या पैरामीटर्स होंगे उसके, कैसे तय करेगा वो? तो ये भी मैं पत्री सर के कॉन्सेप्ट से बताऊंगी। तीन भागों में ये डिवाइडेड है। आत्मज्ञान के पहले, बिफोर एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट प्रॉपर एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। जब आप इस खोज में निकल पड़ते हैं कि मेरे जीवन में कुछ और भी है, मेरा रोजी रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, मेरे जीवन में अगर मैं सत्य की तलाश करूं या मैं खुशी की तलाश करूं, या ये प्रश्नों में अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हम अलग अलग जगह पर घूमते जा रहे हैं, जानने के लिए कि आखिर जीवन का लक्ष्य है क्या, हमारी बीमारियां क्यों आती हैं, हम अपनी बीमारी से ठीक कैसे हो सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स में सुधार कैसे ला सकते हैं। जब ये एक इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है, ये अवस्था होती है हमारी आत्मबोध की प्राप्ति की पहली अवस्था, दैट इज बिफोर एनलाइटनमेंट स्टेज। तो जब हम शुरुआत करते हैं, जब तक बहुत सारे लोग हैं दुनिया में अभी भी जो अभी ये कार्यक्रम देखने के लिए उनके घर पर टीवी पे आ रहा होगा, बट कुछ ही लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फेज कि आपकी आत्मबोध की प्राप्ति का ये पहला पड़ाव है जो अक्सर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज, एनलाइटनमेंट प्रॉपर। आत्मबोध की प्राप्ति सिर्फ एक पल या मोमेंट नहीं है जहां पर आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया, अब आपके सर के पीछे एक तेज आ गया और आप सब लोग आपको देख के बोलेंगे अरे हाँ ये एनलाइटेंड है, ये एनलाइटेंड है। आत्मबोध की प्राप्ति है कि हर पल हर क्षण का सदुपयोग करना, हर पल को अपने जीवन में स्वीकारना, ये जानना कि ये वर्तमान क्षण यही सत्य है, और ये भी जानना साइमल्टेनियसली कि ये समय अनंत है। नोइंग दैट देयर इज नाउ एंड देयर इज इटर्निटी, दोनों को साइमल्टेनियसली जीना ही आत्मबोध की प्राप्ति है। जब ये एक पल में आप ध्यान के मार्ग में आ जाते हैं तो वही है आपका पहला कदम, और जब आप आनापाना सती में आ जाते हैं वही आपका पहला कदम है आत्मबोध की प्राप्ति के लिए। बिकॉज जब तक आप सच्चाई की खोज में नहीं थे, आप उसकी पहले वाली स्थिति में थे। अब जहाँ पर आपको वो मार्ग मिल गया है, आप फाइनली आनापाना सती ध्यान करना शुरू कर दिए है, भले आपका ध्यान हो रहा हो नहीं हो रहा हो, हर दिन अनुभव आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आप अपने समय निकालकर अपने लिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के लिए जब आप समय निकालते हैं तो आपकी आत्मबोध की प्राप्ति का मार्ग शुरू हो चुका है। दैट्स एनलाइटनमेंट प्रॉपर। अब आफ्टर एनलाइटनमेंट का जो स्टेज है ये एक निरंतर कार्य है, ये कंटिन्यूअसली हम करते ही रहते हैं, कहीं पर भी ये फुल स्टॉप नहीं है। आध्यात्मिकता सिर्फ कॉमास का है। आज आपको चलते चलते आपको सडनली एक रियलाइजेशन हुआ कि हाँ क्या मुझे दूसरे लोगों को जज नहीं करना चाहिए, आपको अंदर से ही एक स्वीकारता भाव आ जाते हैं सभी के प्रति। हाँ, आप किसी से बात कर रहे हैं और उसी क्षण में आपको समझ में, आपको उनके प्रति बहुत प्रेम, आप पूरे ब्रह्मांड के प्रति, अपने आसपास के बंधुओं के प्रति, सबके प्रति आप प्रेम भाव महसूस करना शुरू करते हैं। या जहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर आप बोल कर अपने अहंकार को कम कर आप अपनी माफ़ी मांगना शुरू करते हैं, आप फॉरगिवनेस मांगना शुरू करते हैं, जहाँ पर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना शुरू करते कि हाँ मुझसे भूल हो गई बट मैं उससे बाहर निकल के आ सकता हूँ। तो दैट इज आफ्टर एनलाइटनमेंट। तो नम्रता, आत्मबोध की प्राप्ति कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वही पत्री सर ने कहा, आत्मबोध की प्राप्ति के बाद जो स्टेज है वो निरंतर लर्निंग है। जो पहले आपके लिए एक सीख था, एक सबक था, अब आपके लिए एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव बन जाता है। जब तक आप ध्यान में नहीं आते, आप अपने जीवन में सब कुछ को एक सीख मानते रहते हैं कि अच्छा कि मुझे ये सीखना था, ये कर्मा था, मुझे चुप्ती करना था, इसलिए वो मेरे साथ ऐसे हो रहा है। जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है जो भी आपके जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, नहीं भी घटित हो रहा है, वो केवल एक अनुभव मात्र है जो आपने खुद अपने जीवन में चुना है। तो इसमें कोई पछतावा नहीं है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा आनंद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं है। एक ग्रैंड मध्यम मार्ग, स्वर्णिम मध्यम मार्ग में जब हम चलना शुरू करते हैं, हर पल हर क्षण हमारी आत्मबोध का जो चेतना है, हमारा चेतना का है, वो विस्तार होने लगता है। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संकेत है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे को पूछना था, ये ध्यान में जब बैठते हैं तो झटके आते हैं बहुत। झटके? तो हाँ, और फिर घबराहट हो जाती है, मतलब ध्यान लगता नहीं है ढंग से। जी ओके,
सर सबसे पहले झटके आना इसका मतलब है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से बाहर निकलना चाहता है और निकल भी रहा है, बट आप जागरूक नहीं हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है झटके के माध्यम से जब वो वापस आ जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फियर्स होंगे जिसकी वजह से वो वापस पुल बैक करता है, इसलिए आपको झटके लगते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप बिल्कुल एक समय आता है रात को सोने के पहले जब बिल्कुल आप नींद की अवस्था में जाने वाले होते हैं और उस समय आपको एक झटके से ही आप झटका आता है और तब आप डीप स्लीप स्टेट में चले जाते हैं। सो ये रात को नींद के समय हर दिन हमारे साथ होता है, बट हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते। अब ध्यान में जागरूक अवस्था में आपके साथ ये हो रहा है, इसलिए आपको डर लग रहा है। सबसे पहले डोंट बी अफ्रेड, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है। आपके साथ अगर ये हो रहा है, इट इज़ वेरी 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 वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप अपनी एनर्जी बढ़ाना शुरू करेंगे तो आप कॉन्शियसली अपने बॉडी से, अपने भौतिक शरीर से आप अपने सूक्ष्म शरीर को रिलीज कर सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस हम उसको कहते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है, डोंट बी, आप उससे डरिएगा मत। दूसरा, प्लीज रीड बुक्स। तुम शाश्वत हो, यू फॉर एवर बाय लोब्संग रामपा की बुक अमेजोन पे उपलब्ध है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। प्लीज़ ये बुक पढ़िएगा, आपको एस्ट्रल बॉडी के ऊपर और आपको ज्ञान मिलेगा। यही बुक था जो पत्री सर पढ़ के उनको खुद स्वयं की आत्मबोध की प्राप्ति हुई। तो प्लीज़ रीड दैट बुक, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि देयर इज़ नॉट टू बी अफ्रेड। ये ध्यान में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, तो सर जैसे कि मैम ने बताया कि ध्यान में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, ध्यान में कुछ भी बुरा नहीं होता। तो इस एक्सपीरियंस को भी आप एंजॉय करें और मैम ने जो बुक आपको रिकमेंड करी है यू फॉर एवर, वो बुक भी आप ज़रूर पढ़ें। केवल यही बुक नहीं, आप और भी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय से ही आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम जैसे कि आपने बताया कि स्वाध्याय करना चाहिए, पत्री सर ने केवल ध्यान को महत्व ना देते हुए ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, शाकाहार, इसके अलावा और भी उन्होंने छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बताए कि छोटे छोटे स्टेप अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ पाएंगे। तो मैम मैं वही प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स पे मैं चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें कि हमें अपने डेली जीवन में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। तो सबसे पहले ये एक 18 आदर्श सूत्र में एक सूत्र है कि हमें किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी भी चीज़ पर, किसी भी इंसान पर आधारित नहीं रहना है। तो दो प्रिंसिपल्स है इसमें। एक जो एक प्रिंसिपल है, पहले वो पत्री सर ने नो डॉक्टर नो मेडिसिन कहा था, बट अगर हम 18 आदर्श सूत्र को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है नो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन। यानी कि जब भी, अगर अभी हमें पता है कि अगर फीवर आ रहा है तो इमीडिएटली हम लगते हैं क्रोसिन पॉप कर ले या पैरासीटामोल ले लेते हैं। अगर कहीं पे पेट में कुछ दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली इंडाइजेशन हो रहा है तो सबसे पहले हम ये डाइजीन पॉप कर लेते हैं। तो हमें हर एक दवाई का एक, हम अब ना ये जनरल नॉलेज की बात होगी है कि अगर हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इमीडिएटली वी पॉप अ पिल, या यू नो ऑफ कोर्स धीरे धीरे हम होम रेमेडीज या नुस्खे में जा रहे हैं, बट एक डिपेंडेंसी आ गया है कि अगर ये हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम गुरुओं के साथ भी करते हैं, ये पर्सन के साथ मैं बैठूंगी या इसके साथ मैं करूंगी या इस मास्टर के साथ जुड़ूंगी तो डेफिनेटली मेरा ध्यान अच्छा होगा करके। हमारा जो एक विचार धारणा है डिपेंडेंसी का, उससे हमें बाहर आना है। आनापानसति ध्यान क्यों सबसे सर्वोत्तम ध्यान का तकनीक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप पूर्ण तरीके से अपने आत्मनिर्भर स्थिति को आप अनुभव कर सकते हैं। हम स्वयं आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है उसको हम आनापानसति ध्यान से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जो सिद्धांत है नो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन्स, हमें अपने आप को अपने फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी या इमोशनल बॉडी में कहीं पर भी ऊपर नीचे का ऊर्जा का ऊपर नीचे हो रहा है तो हम अपने स्वयं के मेडिटेशनल स्ट्रेंथ से हमें अपने आप को ठीक करना है। सो दैट इज़ वन सिद्धांत, और ये हर एक के जीवन में हर पल एप्लीकेबल है। अगर आपका सर दर्द हो रहा है, डोंट थिंक ओ येस रेस्ट इज़ नीडेड फॉर द बॉडी। अगर आपका सर दर्द हो रहा है, डेफिनेटली हमें समझ में आता है कि आपके बॉडी में आपका बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आपने किसी को सर दर्द दिया इसलिए आपको हो रहा है। तो आपका डिपेंडेंसी कहाँ पर होना चाहिए कि आप दवाई से उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको खुद अपने ऊपर काम करते हुए जिस कारण से ये कार्य
का संबंध बना है, जिस कारण से आपके सर दर्द हो रहा है उसको हील करना है आपको, तो कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकता। वैसे ही एक और सिद्धांत, वी ऑल लिव एज मास्टर्स। पीएसएसएम में कहीं पर भी चेला चेली का रिलेशन है ही नहीं, गुरु लघु का रिलेशन नहीं है। एवरीवन इज अ मास्टर। डे वन, पहले दिन से ही जब आप पीएसएसएम में आनापानसती ध्यान सीखते हैं, आप उसी दिन से आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग अनुभव से पहले आपसे कुछ ज़्यादा जानते हो, बिकॉज उन्होंने इस जन्म में आपसे ये यात्रा पहली शुरुआत कर ली, बट दैट डज नॉट मीन कि हम किसी से ज़्यादा हैं या हम किसी से कम हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसएसएम में। तो इसलिए ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है पीएसएसएम में और हर एक संस्था में। किसी को गुरु की पदवी देकर, उनको एक भगवान की तरह देखकर नहीं दिया जाता। हर एक गुरु को उतना ही महत्व दिया जाता है, हर एक ध्यानी को उतना ही महत्व दिया जाता है, हर एक टीम मेंबर को, भले वो अगर कोई आपके लिए चाय सर्विंग पर्सन क्यों ना हो या कोई अंबानी क्यों ना हो, हर एक को पीएसएसएम के हर एक कार्यक्रम में भी देयर इज नो वीआईपी सेक्शन। हर एक पर्सन वीवीवीवीआईपी है पीएसएसएम में। तो अगर आप अपने जीवन में भी हर एक से सीखने का एक नज़रिया डेवलप करते हैं, तो कोई भी आपसे कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो आपकी जो ईगो की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, वो हम कम्प्लीटली कट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जी मैम, जैसे अभी आपने कहा कि जिस दिन से हमने सीखा है उसी दिन से हम सिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक मिथ है, या आप मिथ कहें या सीरियस प्रैक्टिकल में लिख रहा है, मैं आपसे ही समझूंगी वो, कि लोग ऐसा कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी। तो मैम ऐसे में फिर अगर हम लोगों को बिना पूरा सीखे दूसरों को समझाने लगेंगे, तो मैम क्या ये गलत नहीं होगा? नम्रता, जो हमें सिखाना है बहुत सिंपल है, आनापानसती ध्यान। आपको कोई गाइडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी अनुभवी ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और आप सिर्फ तोते की तरह बातें बोलो। दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर सेइंग। हम क्या बोल रहे हैं, आपको पता है आनापानसती ध्यान कैसे कर सकते हैं, और वो क्या है, हाथों को जोड़ना। 10% ऊर्जा हाथों में से बाहर जाती है, तो हाथों को जोड़िए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, बिकॉज 10% ऊर्जा हमारे पैरों की हथेलियों से बाहर जाती है। 80% ऊर्जा आँखों से, तो इसलिए हम आँखें बंद करते हैं और केवल अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसों के साथ एक होना है। सिर्फ यही बताना है हमें। ये आप तकनीक उनको बता दीजिए। पहले हमारे पास पैम्फलेट्स होते थे, अब हमारे पास पीएमसी हिंदी है। तो जो हिंदी लोग भाषी हैं, आप उनको ये तकनीक सिखा दीजिए। और किसी को बस एक पुश चाहिए होता है इसको आगे करने के लिए, और आप उनको पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ दीजिए। आपका अनुभवी ज्ञान हो ना हो, आपने जो ये तकनीक सीखी है वो जब आप सिखा देते हैं, वो बहुत आसानी से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हाफ बेक्ड नॉलेज नहीं है। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो अगर आप नहीं जानते और आप उनको गलत दिशा में लेके जाते हैं, बट आपका इंटेंशन गलत नहीं था, ये बुरा कर्म नहीं बनता आपके लिए। बट कॉमन सेंस क्या कहता है, आपके मुंह से सिर्फ सत्य आना चाहिए। वाक्क्षेत्र यही कहता है। तो अगर आप ध्यान का तकनीक सीख चुके हैं, ध्यान का तकनीक बता दीजिए और उनको पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ दीजिए। इतना आसान है। पीएमसी हिंदी में जो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों को, वो देखकर वो खुद ब खुद अपनी ध्यान की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो दैट्स व्हाई इन पीएसएसएम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज अगर किसी ने आनापानसती ध्यान करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली वो जो फर्स्ट टाइम ही जब वो बैठते हैं, वो एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। जब वो कॉस्मिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके खुद के अंदर एक इच्छा जागृत होती है, बिकॉज आइदर वी फील वेरी रिलैक्स्ड मेडिटेशन में, या बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। बहुत जो भी विपरीत अनुभव है, एक क्यूरियोसिटी तो जग जाता है एक नए पर्सन के अंदर कि नहीं, इसमें कुछ तो है। और इसीलिए ध्यान के साथ साथ हम बोलते हैं कि अपने अनुभव शेयर करें। अनुभव आपके स्वयं के हैं, आप किसी और का अनुभव तो किसी को नहीं बताएंगे। मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे आप बोलेंगे तो दूसरा पर्सन प्रभावित होगा ही, वो आपका सत्य है। मैंने इनसे सुना कि ऐसे होता है ध्यान में, वो आपने बताया, वो भी सत्य है। तो ध्यान का तकनीक और अपने स्वयं के अनुभव, ये दोनों हमें ज़रूर हर एक तक साझा करना चाहिए। यही एक मास्टर का क्वालिटी है। जी मैम, हम दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आंचल है मैम, मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। जी आंचल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। जी मैम, एक्चुअली मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं जब भी ध्यान साधना में बैठती हूँ, मुझे हमेशा उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं और
परेशान फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं छोड़ दूं, बॉडी में होता है हेल्थ वजह। मैं इसको मैं कुछ गलत कर वो ठीक करने। आंचल जी, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ पा रही, कट गई। थोड़ा सा आप दोबारा दोहराएंगे लास्ट में जो आपने बोला? जी जी मैम, मैं ये कह रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है? जी। सी आंचल, इट्स वेरी 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 नेचुरल। जब हम घर की सफाई करना शुरू करते हैं और घर बहुत टाइम से बंद रहा है, तो जब हम सफाई करते हैं तो सबसे पहले धूल मिट्टी उठती है ऊपर, करेक्ट? वैसे ही जब आप अभी ध्यान कर रहे हैं, ये विचार आ नहीं रहे हैं, ये विचार जा रहे हैं। यू आर जस्ट बिकमिंग अवेयर कि ऐसे माइंड में आपके थॉट्स हैं। आप ये देखिएगा कि जब आप ध्यान में बैठे हैं, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं और आप उनको साक्षी की तरह देख रहे हैं। अब तक ऐसे होता था, आप इन सोच विचारों में उलझ जाते थे कि अच्छा ये ऐसे थॉट है, और एक थॉट से एक थॉट से एक थॉट से एक थॉट में अब एक मैट्रिक्स में एक क्या बोलते हैं, एक स्लाइड की तरह उसमें स्लाइड हो जाते हैं, और एक थॉट आपको पता भी नहीं, याद भी नहीं होगा पहला थॉट क्या था और लास्ट थॉट कहाँ पर पहुंच गए थे। बट अब धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको क्या समझ में आया होगा, अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसे थॉट है, अच्छा ये एक और ऐसे थॉट है, अच्छा ये एक और ऐसे थॉट है। तो आपकी ध्यान साधना बिल्कुल सही जा रही है। आप धीरे 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 एक साक्षी बनकर, जो ध्यान का एक अंतिम पड़ाव है, साक्षी बनकर जो भी हो रहा है उसको देख रहे हैं। इज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। तो बट बी पेशेंट, अपने आप के साथ धैर्य के साथ अपनी ध्यान साधना को कंटिन्यू करें, निराश मत होएं। हर एक का अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। आपका अनुभव है कि आप अपने थॉट्स को देखते हुए जा रहे हैं, दैट इज वंडरफुल। एक समय ऐसे भी आएगा आप इन थॉट्स के ऊपर उठकर पूरी तरह से एक शून्य अवस्था में भी जाएंगे। एंजॉय दिस एक्सपीरियंस फॉर राइट नाउ। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। थैंक यू। आंचल जी, विचारों से लड़िए मत, विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान बेहतर होगा, आपके विचार अपने आप ही चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, थॉट्स पे बात हो रही है, तो थॉट्स 4 प्रकार के होते हैं। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाएं कि कैसे 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं और कैसे हम अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। मतलब हम चाहे कि हमें यही थॉट चाहिए, कैसे कर सकते हैं मैम? ये तो निरंतर अभ्यास का कार्य है, जो मैं भी इस पथ पर चल रही हूँ। तो ये भी पत्री जी का ही कॉन्सेप्ट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। 4 प्रकार की विचार धारणाएं होती हैं: विनाशी, डिजास्ट्रस, नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक, और चमत्कारी, मिराक्युलस। तो अभी सबसे पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। विनाशी सोच विचार यानी कि डिजास्टर्स थिंकिंग ये कहता है कि ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन है ही नहीं ये कार्य। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहली बारी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आप ये बोलोगे, आपके माइंड में आपने फिक्स कर लिया है कि जरूर गाड़ी का टक्कर होगा ही होगा। जो विपरीत, सबसे ज़्यादा विपरीत एक्सट्रीम कुछ सिचुएशन का पॉसिबिलिटी होगा, वही आप इमेजिन करके बोलते हो, तो ये तो होना ही होना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को भी बोलते अरे यार हो ही नहीं सकता। आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो या किसी कंपेटिटिव एग्जाम में लिखने जा रहे हो और आप बोल रहे हो अरे हो ही नहीं सकता यार, 1 लाख लोग दिख रहे हैं, पेपर 200 से आने नहीं है, मेरा तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक विनाशी या डिजास्टर्स थॉट है, जहाँ पर आपने मन में तय कर लिया है कि जो भी आपके अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए वो कभी हो ही नहीं सकता। दैट इज डिजास्टर्स, यानी कि विनाशी सोच। अब नकारात्मक सोच कहता है कि आप ये विश्वास नहीं करते कि जो कार्य आपके फेवर में होना है, जो भी आपके अनुकूल जो भी परिस्थिति होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, ये हो सकता हो या नहीं भी हो सकता हो। जब भी हम ऐसे शब्द यूज करते हैं, ट्राई, कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, देखते हैं कैसे होगा, जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक विचार है। क्यों? बिकॉज आप ये विश्वास नहीं करते कि जो भी होना है आपके अनुकूल वो होगा ही, निश्चित रूप से होगा। आपको अभी भी डाउट है। अगर आपकी विचारों में या शब्दों में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट है कि वो कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो एक नकारात्मक विचार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही एग्जाम में बोलूँ कि यार मैंने तो अपना बेस्ट किया है, अब देखते हैं, हम भगवान भरोसे, भगवान चाहे तो जरूर होगा करके, तो ये आपने क्या किया है? आपने निश्चित रूप से तय नहीं किया है जो आप चाहते हो वो जरूर होगा। आप अभी भी किसी और के ऊपर डिपेंड करके बोल रहे हो, आप बोलते हो अरे होगा तो अच्छा होगा करके। दैट इज अ नकारात्मक थॉट।
अब तीसरा प्रकार का विचार है सकारात्मक, जहां पर आप पॉजिटिव, जहां पर आप पॉजिटिवली आप जानते हो कि जो भी होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। आई गेव माई बेस्ट, आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट मार्क्स, या आज मैंने गाड़ी चलाना सीखा और मैं आज ही गाड़ी को बैक करना सीख सकती हूँ। जो भी है, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन है, आपने मन में ठान लिया कि सबसे आपके अनुकूल ही वो कार्य होगा, घटित होगा, तो वो एक पॉजिटिव थॉट है। अब जब पॉजिटिव थॉट के साथ हम एक गोल टारगेट डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्री जी के मुंह से जब भी वो बोलते थे वो यही बोलते थे, ये बहुत पॉजिटिव विचार है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत। बट जब उन्होंने ये बोला ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत 2030 तक होकर ही रहेगा, ये एक चमत्कारी सोच है। आप निश्चित रूप से आपने मन में तय कर दिया है, आपकी संकल्प शक्ति को आपने तय कर दिया है कि जो जो आप चाहते हैं वो जरूर एक टाइम बाउंड एक्टिविटी में जरूर होगा। जैसे हम कहते हैं पीएमसी हिंदी में बाय 2024 दिसंबर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब आएगा ही आएगा, हमने निश्चित रूप से उसको तय कर दिया है। तो ये एक चमत्कारी सोच है। हमें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चमत्कारी सोच में ट्रेनिंग लेना है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे, पहले तो जैसे अभी आंचल जी का प्रश्न आया था कि मेरे विचार बहुत सारे हैं, नकारात्मक है, आप एक साक्षी की तरह देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे सोच विचार हैं। हमें ये समझना है कि जो भी बाहर की वास्तविकता है वो सब पहले हमारे अंतर मन में जो हमने निर्णय या निश्चित रूप से डिसाइड किया है वही बाहर होता है। जो भी हमारे माइंड में चलता है वही हमारी बाहरी जीवन बन जाती है। हम अपनी वास्तविकता स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं सृष्टि करते हैं। तो जिस प्रकार के विचार आप अपने जीवन में चुनेंगे वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे जीवन में आते रहेंगे। आज भी अगर आप ये चैनल, अभी ये कार्यक्रम देख पा रहे या नहीं देख पा रहे, ये आपने ही खुद डिसाइड किया है कि आपने डिसाइड किया था। हाँ, कभी पोस्टर आपने देखा होगा, बोला होगा हाँ यार मैं तो जरूर देखना चाहता हूँ ये, या एड देखा होगा, तो ये आपने खुद अपने जीवन में डिसाइड किया है। और ये तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ कि आपके जीवन में आपने खुद तय किया है। बट हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन, हर एक घटना हमने खुद अपने मन में तय किया है, वही बाहरी वातावरण में हम उसको अनुभव कर रहे हैं। तो वी हैव टू रियलाइज दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा विनाशी सोच से नकारात्मक से सकारात्मक और सकारात्मक से चमत्कारी सोच में अपनी खुद कॉन्शियस चॉइस से हमें अपने विचारों को चेंज करना है। जी मैम, और ये जैसे आपने बोला कि निरंतर अभ्यास से, मतलब जब हम निरंतर ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जब हम अपने ज्ञान को विकसित करेंगे तभी ये हो पाएगा। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। गणेश। मैम क्या नाम बताया? गणेश। गणेश। गणेश कहाँ से बात कर रहे हैं गणेश जी? आनंद विहार दिल्ली। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे 91 ईयर का हो गया, स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और घरेलू परेशानियां हैं, कुछ लड़की की परेशानियां हैं, विवाहित है, उसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसके बारे में सोचता रहता हूँ। जी मैम, पूरी तरीके से तो सर की बात नहीं समझ आ पा रही है, बट उन्होंने बोला घरेलू परेशानियां हैं, सांस की प्रॉब्लम है। जी गणेश जी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुभव के लिए ही आए हैं। तो आप निराश ना होएं और उसके प्रति टेंशन ना लें। धैर्य से जब आप इसको आगे आप खुद का साहस बढ़ाएंगे तब वैसे ही आप उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही विनती करूंगी, आप अपना ध्यान अभ्यास निरंतर करते रहिए। जब आप ध्यान करते रहेंगे आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपकी जो आंतरिक शक्ति है, जो आपका साहस है, जो हमारा अंतर बल है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब उसके साथ साथ जब आप ज्ञान भी प्राप्त करना शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा आपके जीवन में आपकी बेटी का एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड है, ये भी हमारा जीवन का एक अनुभव है। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं। हमें लगता है कि हमें उनका देखभाल करना है, बट वो खुद हमें चुन के आए हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सके।
तो यस ऑफ कोर्स भौतिक स्तर पर हमें लगता है कि तकलीफ होती है कि क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे उनकी मदद करें, बट आप आत्मा के स्तर पर देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। बट इस ज्ञान को अपने जीवन में समझना, उसके लिए आपका ज्ञान विकसित करने के लिए आपको स्वाध्याय करना होगा। मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, हमारे PMC हिंदी में एक स्वाध्याय सीरीज़ है ऑन योर सोल्स गिफ्ट, केयर गिविंग का एक एपिसोड है, उसमें आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा। ये स्वाध्याय कार्यक्रम टीवी पर भी चलता है और यूट्यूब पर भी। ये स्वाध्याय सीरीज़ में योर सोल्स गिफ्ट का आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा आपकी जीवन की परिस्थिति का सुझाव, आपको खुद स्वयं उस स्वाध्याय की सीरीज़ में और ध्यान में आपको समझ में आएगा। निराश मत होइए, बस ध्यान करते रहिए और धीरे 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 आपको खुद समझ में आएगा कैसे आप अपने जीवन की परिस्थिति में सामना करें। जी गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। संदीप। संदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से जी। जी बताइए। मैंने ना आपको नमस्कार जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे सुबह का देख रहा हूँ मैं जी। एक शब्द वर्ड यूज हुआ है, मैंने पहले कभी नहीं सुना, मैं ध्यान करने लगा हूँ अभी थोड़ी देर से। तो वो वर्ड था आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो क्या होते हैं, उसके बारे में क्या बता सकते हो? यस सर, ज़रूर सर। आकाशिक, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए इसमें, बट सबसे पहले आप योर सोल्स गिफ्ट भी पढ़ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक जो भी एनर्जेटिक लेवल पे जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं भूमंडल पर, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है हर एक आत्मा के स्तर पर, जो भी अलग अलग अनुभव करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पर भी हमारे ब्लूप्रिंट्स पूरे लिखे जाते हैं। अगर मैं बोलूँ एक डेटा सेंटर कहूँ, जैसे हमें पता है कि अगर अभी हमारा जो भी बैंक का डेटा है वो सारा हमारा बैंक डेटा सेंटर्स में स्टोर करके रखता है, सर्वर्स में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊँ तो जो भी आत्माओं का जो ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट का सारा डेटा आकाशिक रिकॉर्ड्स में सेव होता है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम ध्यान के माध्यम से अपना ऊर्जा बढ़ाकर हम एक्सेस कर सकते हैं, देखने के लिए कि क्या हम क्यों अपना सोल प्लानिंग ऐसे क्यों करके आए हैं, अपने जीवन में हम कैसे कैसे परिस्थितियाँ, अलग अलग विपरीत और अनुकूल परिस्थितियाँ को क्यों प्लान करके आए। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज लाइक द डेटा, द सर्वर फॉर ऑल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एट वन पॉइंट। सो आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी संदीप जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। मैम अभी जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात हुई है, थोड़ा और डीप जानना चाहेंगे कि कैसे मतलब सोल अपनी जर्नी खुद प्लान करके आती है। तो मैम जो भी दुख हमें लाइफ में मिलते हैं वो हमारी सोल खुद प्लान करके आती है। क्या जो दुख हम झेलते हैं वो क्या हम एक ही लाइफ में खत्म नहीं कर सकते? क्यों हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है? अगर सोल की ये प्लानिंग है तो वो इस प्लानिंग के साथ क्यों नहीं आती कि इसी लाइफ में वो सारे दुख अपने जो है खत्म कर ले? कुछ आत्माएं प्लान करके आती हैं। अगर आप किसी लोग का अनुभव सुनेंगे कि उनके घर में आर्थिक परिस्थिति भी नहीं है, आर्थिक परिस्थिति भी बहुत बेबस सिचुएशन में होते हैं, उनके हस्बैंड भी उनके साथ ढंग से बर्ताव नहीं करते हैं, उनके बच्चे भी उनको छोड़ के चले जाते हैं, या दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ आत्माएं बहुत ब्रेव आत्माएं होती हैं और हम यहाँ पर लगते हैं, हम बहुत अफसोस होके देखते हैं, हम उनको बोलते हैं अरे बेचारा क्या उसके जीवन इतना डिफ़िकल्ट है। पर आत्मा के स्तर पर वो खुद चुन के आते हैं कि वो अपनी सारी चुनौतियाँ, जो भी अनुभव वो करना चाहते हैं, वो एक ही लाइफ टाइम में सारे अनुभव को कंप्लीट कर सकते हैं। सो एक मास्टर है मिलरप्पा जी, उन्होंने एक ही लाइफ टाइम में वो असेंड हो गए। कुछ आत्माएं हैं जो प्लान करके आते हैं कि हम एक ही लाइफ टाइम में सारे अनुभव, सारे सीख कंप्लीट करके चले जाएं, बट वो अक्सर दैट इज़ नॉट द यूजुअल केस, बिकॉज आत्मा की जो परंपरा है, जन्म मरण की जो परंपरा है, योग परंपरा के अनुकूल हम हर एक स्टेज को एक्सपीरियंस करते करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग करते हैं, बट इन जनरल ऐसे होता है कि बिकॉज अर्थ पे जब हम भूमंडल पर आते हैं, आप किसी भी अनुभव, बिकॉज समय बहुत कॉन्ट्रैक्टेड है, दिन हमारा 24 आवर्स है, साल में 365 डेज हैं और हम एटलीस्ट 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स जीते हैं। और धरती पर अगर आप देखें कि कुछ भी अनुभव, प्रेम का भी अनुभव हो या हेट्रेड का भी अनुभव हो, दया का भी अनुभव हो या क्रोध का भी अनुभव हो, हम बहुत फिजिकली उसको
फील करते हैं, तो आत्मा इस अनुभव को पूर्ण तरीके से लेना चाहती है, इसलिए वो अच्छे से प्लान करके आती है। तो यस, दुख को भी हम अपने अनुभव करने के लिए हम अपने जीवन में आत्मा के स्तर पर प्लान करके आते हैं। जी मैम। मैम, अगर जैसे आपने बोला कि आत्मा सब प्लान करके आती है, हम शरीर को तो साइंटिफिकली समझते हैं कि शरीर में इमोशंस है, माइंड है, मतलब सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन अगर हम एक आत्मा को देखें तो जब आत्मा प्लान करके आ रही होती है तो क्या उसके पास भी ऐसी पावर्स, मतलब वो भी सोच समझ सकती है? कैसे, मतलब मैम? क्योंकि जब एक आत्मा अगर किसी जीव में जन्म लेगी तो वो ऐसी ह्यूमन की तरह इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो सकती, तो मैम आत्मा के पास भी क्या ये पावर्स होती हैं जो ह्यूमन के पास है? मैम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक जुड़ चुके, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम उष्मा है, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। जी उष्मा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? बस मैं शेयरिंग करना चाहती हूँ कि पीए सिस्टम से जुड़ के मुझे बहुत ही अद्भुत ज्ञान मिला है और मैं स्पिरिचुअली बहुत ही ग्रो करी हूँ। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स पीए सिस्टम से जुड़े हर एक उस वर्कर का जिन्होंने मुझे लाइट दी। थैंक यू, तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू पीए। बहुत बहुत धन्यवाद उष्मा जी। थैंक यू मैम। जी उष्मा जी, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं वैसे ध्यान लोगों को भी सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, तो वापस प्रश्न पे आते हैं, वही उसका उत्तर जानना चाहूँगी। हर एक आत्मा का एक गुण होता है। पहले तो हम ये समझे कि मन और शरीर आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा खुद अपने मन को, शरीर को चुनती है, अपने मन को चुनती है और अलग अलग अनेक जन्म लेकर उसका जो बुद्धि का विकास होता है, तो बुद्धि भी एक आत्मा चुन के ही उसके अनुभव, जो भी जीवन के अनुभव से जो भी उसका बुद्धि का विकास हुआ है, तो ये बुद्धि के माध्यम से हम अपनी आत्मा को अपने शरीर में अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मत समझिए, हम ये समझ ले कि ध्यान, ये जो हम आत्मा का बोलते हैं, ये कोई अलग एंटिटी नहीं है और हमारा मन और बॉडी कुछ अलग नहीं है। जब पहली बारी एक बच्चा रोता है, एक्चुअली इनफैक्ट वूम्ब स्टेज में भी एक समय होता है जब आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे इस शरीर को धारण करना है। तो पहले तो एक सोल लेवल पर आत्मा चुन के आती है कि मुझे ये ऐसे माता पिता चाहिए, तो वैसे ही कंसीविंग का प्रोसेस भी होता है। ये हम गर्भ संस्कार में और परवरिश में बात करते ही हैं। तब वूम्ब में जो भी परिस्थितियां, वो वूम्ब में आत्मा अपना आत्म संस्कार लेकर आती है, और उस गर्भावस्था में जो भी वो अपने आत्म संस्कार को, अपनी भावनाओं को डेवलप करना चाहती है, वो एक लेवल होता है। अब जब फाइनली आत्मा कब प्रवेश करती है? जब पहली बारी बच्चा बाहर निकल के आता है गर्भ से और वो पहली सांस लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सांस इज सो इम्पोर्टेंट। पहली सांस लेता है, दैट इज व्हेन द आत्मा एंटर्स द बॉडी। साइंटिफिकली क्या होता है, द फर्स्ट ब्रेथ की वजह से हमारे बॉडी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। बिकॉज शरीर के अंदर जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो अलग वी आर डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द मदर्स बॉडी। जब बाहर आते हैं, फर्स्ट ब्रेथ से हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। वो हम फिजिकली कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? ब्रेथ के माध्यम से सारे हमारे हार्मोनल रिलीजेस होते हुए, वो ब्लड फ्लो, वो ब्लड स्ट्रीम, वो हार्मोन्स, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी सिक्रीशन होता है, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब फर्स्ट 5 इयर्स तक वो आत्मा बहुत अलग अलग वर्ल्ड्स में घूमते घूमते आती रहती है। तो इसलिए आप देखेंगे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फर्स्ट 20 मंथ्स में आप देखेंगे वो आपको इमीडिएटली रिकग्नाइज नहीं करते। वो साउंड्स को ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं, वो आपकी इमोशंस को ज़्यादा पकड़ते हैं। दोज आर ऑल क्वालिटीज़ ऑफ द आत्मा। और जैसे जैसे 5 साल के बाद जैसे जैसे ईगो डेवलप करना शुरू होता है, यानी कि मन डेवलप होना शुरू करता है, तब ऑटोमेटिकली वो इंटेलेक्ट भी ऐड हो जाता है। तो अगर हम अपनी आत्मा को फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस करना चाहें, तो हमारे माइंड में एक पीनियल ग्लैंड करके एक ग्लैंड रहता है, जो हमारा एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह, जैसे अभी सर ने पूछा था, आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड रहता है। कि सारा ज्ञान ऑलरेडी बुक्स में दिया गया है कंप्लीट विस्तार रूप में। जैसे आपने कहा कि एक आत्मा कैसे जीव में एक बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण और फिर निर्गुण की स्थिति में। तो जब आत्मा एक पौधे के अंदर होती है, एक अलग गुण होता है और अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे होता है। जब वो एक एनिमल के अंदर प्रवेश करती है, जब वही आत्मा एनिमल के अंदर प्रवेश करती है, तो अलग कॉन्शियसनेस लेवल होता है। जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे होता है। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
हेलो। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सरिता है, मैं पंजाब हुशियारपुर से बोल रही हूँ। सरिता है? सुनीता। सुनीता जी। सुनीता जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं या क्या शेयर करना मैम, चाहते हैं? मैंने करीब 2 महीने पहले ऐसा सोचा था कि मेरे को मेडिटेशन से ही आराम मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से बीमार हूँ काफी। जी तो उसके बाद हुआ भी वैसा कि मेरे को ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मेरे को बहुत प्यास थी, तो मुझे मेडिटेशन का ये रास्ता मिला, पतरी जी वाला। जी मैंने टीवी पे देखा, मैंने धीरे धीरे खुद से ही स्टार्ट किया, फिर मैंने लुधियाना का ग्रुप ज्वाइन किया और 15 दिन का मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था कि मेरे को दवाई की जरूरत नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैं इतना ज्यादा बीमार हुई कि मेरी मेडिटेशन भी छूट गई और मतलब मेरा मन ही जैसे हट गया। लेकिन आज फिर सुबह मैं थोड़ी ठीक थी, तो मैं ऐसे घूम रही थी, तो घूमते घूमते फिर दिमाग में आया कि नहीं, आज मुझे किसी भी तरह से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, मुझे दोपहर में ध्यान साधना शुरू करनी है आज से। तो जैसे ही मैंने टीवी चलाया वैसे ही इनका प्रोग्राम आ रहा था और ये यही बात बोल रही थी कि ये आपने प्लान किया है बात को, जी प्लान किया है और प्लान करके आप इसलिए मेरे का ये प्रोग्राम भी देख पा रहे हो। तो वो मुझे वाकई बात टच हुई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस करके मैंने 2.5-3 घंटे तक वो करना शुरू किया था साधना, और उसके बाद मैं इतना बीमार और फिर वही नेगेटिविटी और फिर वही मेरे दिमाग की प्रॉब्लम, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों बीमार हूँ? जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। हमारी बीमारियां भी हम खुद क्यों प्लान करके आते हैं? हमारे प्रारब्ध कर्म, हमने कुछ पाप किए, कुछ कार्य की वजह से, जो कारण पास्ट में बोलिए, उसकी वजह से हमारे शारीरिक स्तर पर हमें अलग अलग बोल सकते हैं बाधाएं हम अनुभव कर रहे हैं। जब आपने ध्यान किया तो सबसे पहले आपका जो ऊर्जा आभा मंडल है उसका क्लेंजिंग हुआ कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से, फिर आपकी नाड़ी मंडल की शुद्धि होने लगी। अब क्या होता है, जब आपने बहुत तेजी रफ्तार से एनर्जी से अपने फिजिकल बॉडी का क्लेंजिंग किया, तो आपकी आत्मा क्या सोचती है कि ऑल्सो मेरे जो संचित कर्म है, जो मेरे पास्ट के भी कर्म है, जिसका इफेक्ट में भी फ्यूचर में आने वाला हो, उसको भी हम अपने आप को अभी हील करना चाहते हैं। तो वो आपका संचित कर्म भी कहीं ना कहीं पे आपका प्रारब्ध बन के वो कॉस्मिक एनर्जी का जो फ्लो है उसके थ्रू आपका हीलिंग हो रहा है। तो मैम, आप एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये आपका एक टेस्ट है कि आप अपने आप को कितना, अपनी आध्यात्मिक प्रगति में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। अनेक रास्ते होते हैं, ये भी एक रास्ता है जो आप खुद एक चुनाव करके आए हैं और ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। हाँ, अक्सर लोग, हम जब ध्यान में आते हैं तो हम अपनी शारीरिक बीमारियों को ही ठीक करने आते हैं, बट जब हम अब एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलना शुरू कर रहे हैं, तो अब आप अपने आप को पूर्ण तरीके से मुक्त करना चाहते हैं। यू वांट टू रिलीज योर सेल्फ ऑफ ऑल द फियर्स। सो बिकॉज आपने साहस लिया है, आपके आत्मा बहुत एक निडर साहस बन के एक आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पास्ट का, फ्यूचर का भी जो है वो भी अभी वो क्लियर करना चाहते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कंटिन्यू। ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य तो आप कर ही रहे हैं, स्वाध्याय भी करना शुरू करिए। यू आर परफेक्टली ऑन द राइट पाथ मैम। आपको होशियारपुर में ध्यान का प्रचार प्रसार करना है, इसीलिए आप इस मार्ग में आए हैं। तो निराश मत होइए, बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस, यू आर ऑन द परफेक्ट पाथ मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसे कि मैम ने बताया कि ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, इन तीनों को आपको साथ लेके चलना है और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी आपको शुरू करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हाँ। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं रेखा बोल रही हूँ, महाराष्ट्र रत्नागिरी से। जी रेखा जी बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो डेथ प्लेसेस रहती है, क्या वो ऑलरेडी मतलब डिसाइडेड रहते हैं क्या? क्योंकि मैं अपने पापा को फरवरी मंथ में पुणे लेके गई और 10 दिन के बाद वहीं पे उनके सांसें रुकने, मतलब सांसें स्टॉप हो गई और फिर वो चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद उनको लेके गई वहाँ पे और वो छोड़ के चले गए। तो मैं बहुत डिप्रेस हूँ कि शायद मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। नो मैम,
आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आत्मा तब तक शरीर छोड़ के नहीं जाती जब तक उसका कार्य कंप्लीट नहीं होता। तो अगर आपके पिताजी ने खुद तय किया है वहां पर जाना, आपने बस अपना रोल निभाया है उस आत्मा को अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते किसी और के बाधा के लिए या किसी और के शरीर छोड़ने के लिए। वो आत्मा ही खुद तय करके आती है। केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके विचारों के ऊपर, आपके ऊपर, हमारा किसी और के ऊपर, भले वो आपके माता ही क्यों ना हो, आपके फादर ही क्यों ना हो, एक माता का अपने बच्चे के साथ ही क्यों ना हो। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर आवर सेल्स। कोई और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि हम सब भगवान हैं। हम आत्मा के स्तर पर कुछ खुद तय करके आए हैं कि हम क्या अनुभव करना चाहते हैं। तो आपके पिताजी ने तय कर लिया था उनको पुणे में अपना शरीर छोड़ के जाना है। आप कोई माध्यम नहीं बने हैं, वो बस आप अपना ड्यूटी कर रहे थे और उस ड्यूटी में आपके पिताजी ने जो तय किया आत्मा के स्तर पर वो चले गए हैं। यू मस्ट कम आउट। आप वो आत्मा का अनुभव आपने क्यों प्लान किया, ताकि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करें। नहीं तो आप ध्यान में आते क्या, मे बी आप नहीं आते। बट आपने अपने पिताजी के आत्मा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप जब जाओगे तो मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस लूंगी जहां पर मैं बहुत लो फील करूंगी, और तब मुझे बाहर आने के लिए मैं ध्यान करना शुरू करूंगी ताकि मैं भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ा सकूं। तो आपके पिताजी के सोल को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको ध्यान के मार्ग में आने के लिए आपको बढ़ावा दिया, एंड कंटिन्यू ऑन द पाथ। सो वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल अपने एक्शंस के लिए, किसी और के एक्शंस के लिए नहीं। जी, यू आर ब्रेव सोल मैम, थैंक यू। रेखा जी, बहुत विस्तार से यहाँ पे मैम ने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, विराम देने का वक्त हो चला है कार्यक्रम को, लेकिन उससे पहले एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर दें। संदेश एक ही रहता है, जैसे पत्री जी ने हमें बताया है, ध्यान सीखें, ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करते रहिए और ध्यान का प्रचार करते रहिए। लर्न मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड स्प्रेड मेडिटेशन, यही हमारा कार्य है। जब हम करेंगे ऑटोमेटिकली, ध्यान से ही हमें अपने सारे प्रश्नों के सवालों के जवाब हमें मिलेंगे स्वयं अपने अंतर्मन से। तो बस ध्यान करते रहिए। और पीएमसी हिंदी आपके लिए एक अद्भुत टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप खुद एक पर्सन को ध्यान सिखाए और उनको पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ दे और अपनी ध्यान की यात्रा वो खुद घर बैठे बैठे वो कर सकते हैं। तो आप ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और प्रचार करें, यही पत्री जी का उद्देश्य था और यही हमारा जीवन का भी उद्देश्य और चैनल का उद्देश्य है। धन्यवाद। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, पत्री सर के साथ जो आपके अनुभव हुए वो भी आपने हमारे साथ शेयर करे, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के प्रश्नों के भी उत्तर दिए। तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम के अंत में मैम ने आपको बताया कि पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप घर घर तक ध्यान को पहुंचा सकते हैं। तो आप इस टूल को सबसे पहले तो यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप खुद ही सब्सक्राइब करें। हमारे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। इन चारों यूट्यूब चैनल को आपको खुद भी सब्सक्राइब करना है और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ध्यान के महत्व के बारे में पता चलेगा, लोगों के जीवन में कैसे ध्यान के माध्यम से परिवर्तन आया है इस बारे में पता चलेगा, और साथ ही साथ स्वाध्याय की भी बहुत सारी सीरीज आपको यहाँ मिलेगी। जो लोग स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, खुद बुक नहीं पढ़ पाते हैं, वो सुन पाएंगे, ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम हम 21 से 25 आपके लिए ला रहे हैं। तो 21 से 23 हो चुकी है, 3 दिन हम ये कार्यक्रम प्रसारित कर चुके हैं, अभी 2 दिन और शेष है। तो इस मौके का जरूर फायदा उठाइएगा। अगले 2 दिनों में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।